नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी 7th क्लास ज्योग्राफी के बारे में। हम पहले 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 8वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर है। तो 8वां चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। तो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि 7 चैप्टर हमने पहले पढ़ चुके हैं। उनके बारे में आपको डिटेल से समझाया गया। अगर किसी फिर भी उस चैप्टर में कोई कमी रह गई या कोई प्रॉब्लम रह गई या किसी को समझ में नहीं आया तो वो मेरे को मैसेज करके पूछ सकता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हें ढंग से समझाऊं और छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को पढ़ाऊं। मैं जैसे और लोग हैं बहुत से यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या फिर और कहीं भी क्लासें लेते हैं, तो एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर होता है। तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम हमें 1 घंटे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए 20 मिनट में उस चैप्टर को कवर कर देते हैं, 10 मिनट में कवर कर देते हैं। तबकि वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम चैप्टर को ढंग से समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखेंगे तो चैप्टर हो ही नहीं सकता 10 मिनट में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको चैप्टर चाहे 1 घंटे का हो, चाहे मुझे 2 वीडियो में 2 पार्टों में करना पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखूँगा और उनको भी तुम्हें बिल्कुल ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं तो आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं कि 8वां चैप्टर है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। जो मानव पर्यावरण है उसके बारे में और अन्योन्य क्रिया, क्या क्या क्रियाएं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, उपोष्ण प्रदेशों में जो भी क्रियाएं होती है मानव की, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे और हर पॉइंट के बारे में जानेंगे, छोटी छोटी हर अक्षर के बारे में, कि जिससे कि ना हो कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि तुम्हारे समझ में ना आए। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं हम। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वे एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। बिल्कुल करेंगी, क्योंकि जब बच्चा होगा तो उसे वन्यजीव हैं और डिफरेंट तरीके का कल्चर होता है, डिफरेंट तरीके की जगह होती है, अगर उनके बारे में बताया जाएगा तो उन्हें वो आकर्षित करेंगी, वो चीज़ें उन्हें अच्छा लगेंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे चित्र दिख रखा है विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। इनके बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे निवासी है। रेणुका ने इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान के हैं, शुष्क मतलब सूखा रेगिस्तान के, कुछ बर्फीले प्रदेशों के हैं, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझे कितना अलग दिखते हैं। हाँ जी, दिखते होंगे, क्योंकि जहाँ पर गर्म या शुष्क प्रदेशों के वो बिल्कुल कपड़े इस तरीके के पहनते हैं और उनकी शरीर की बनावट भी ऐसी हो जाती है कि उन्हें गर्मी कम लगे। ठीक है, कपड़े कम पहनते हैं। बर्फीले प्रदेशों के बिल्कुल इतना ज़्यादा कपड़े पहन के रहते हैं कि वो देखने में बिल्कुल अलग तरीके के लगते हैं। और कुछ गर्म नरम प्रदेशों के भी होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंस दिखते हैं। रेणुका ने कहा अब वे देखने में ही भले अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। ये उसके चाचा कह रहे हैं कि वो देखने में तुम्हें अलग दिख रहे हों, लेकिन उन्हें भी बिल्कुल भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। वो तुम्हारी तरह ही हैं बिल्कुल। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कामों में अपने परिवार की मदद करते हैं जैसे तुम करते हो। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? कि जैसे ही जो जितना प्रकृति के करीब रहेगा वो प्रकृति के बारे में सीख जाएगा। जैसे कोई किसान है तो जब उसके बच्चे होते हैं धीरे धीरे वो उसी माहौल में रहते हैं, तो धीरे धीरे वो किसान का बेटा होता है वो भी उनके कामों को सीख जाता है कि किस तरीके से खेतों में पानी डाला जाता है, किस तरीके से जानवरों से रक्षा की जाती है, या फिर कौन से पेड़ हैं जिनको हमें नुकसानदायक है, कौन से पेड़ है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा कचरा है, खरपतवार है, उसको हमें हटा देना चाहिए, किसको नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हम सीधा। तो आगे आने वाले अध्याय हैं, या एक जो ये अध्याय चल रहा है इसमें अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में सीखोगे। जो विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेश उनके निवासियों के बारे में हम अगले 2 लेसनों में सीखेंगे। ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं? अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में, कि अमेजन बेसिन में किस तरीके का जीवन है या कैसा है। ठीक है, अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देख रहे हैं, तो उससे पहले हम मानचित्र को देख लेते हैं। ये जो मानचित्र है ये हमें दिख रहा होगा बिल्कुल, ये है दक्षिण अमेरिका।
कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें इसके विभिन्न देशों के बारे में तुम्हें एक बार नज़र डाल लेंगे, देख लेना है कौन कौन से देश है। ये देश का ब्राज़ील है, इसका नाम इसका वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये यहाँ मिर्ची के आकार की चिली है, नीचे अर्जेंटीना है, ये पैराग्वे है, उरुग्वे है। इन देशों के बारे में तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि जब मैं डिटेल में इसमें बताऊँगा तो आपको बताऊँगा कि कहाँ से कौन सा देश है, तो इसलिए आपको एक बार इसमें नज़र लगानी है और नज़र लगा के इसको देश, इन महाद्वीप को देखना है कि कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो अब आ जाते टॉपिक पे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा देख लेते हैं, दोबारा बताऊँगा। पहले इसको चैप्टर को देते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अभी पहले उससे पहले उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बारे में देख लेते हैं। देखो, इस तरीके से हमारा ग्लोब है, यह हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। कौन सी है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ 23.5 डिग्री है कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा ऊपर उत्तर में। यहाँ पर 23.5 डिग्री है मकर रेखा। ठीक है, यहाँ पर 66.5 डिग्री की है, ये भी 66.5 डिग्री है। ठीक है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव है। इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो ये प्रदेश है, ये वाला प्रदेश, इस प्रदेश को मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि ये यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, यहाँ पर मौसम गर्म रहता है। तो इसे बताया था मैंने उष्णकटिबंधीय प्रदेश कि यहाँ से 0 डिग्री से लेके दक्षिण में 23.5 डिग्री तक और उत्तर में भी 23.5 डिग्री तक जो प्रदेश है उसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो ऊपर का प्रदेश है, ये प्रदेश दिख रहा है, ये 23.5 से लेके 66.5 तक, इस प्रदेश को बताया था हमने शीतोष्ण प्रदेश। क्या बताया, शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। समझ में आ गया। अब देखो आगे बता देता हूँ मैं तुम्हें। अब भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री उत्तर में, 10 डिग्री दक्षिण में ये प्रदेश है 10 डिग्री का, इसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, तो अब तुम्हें ये चीज़ समझ में भी आ गई कि भूमध्य सागरीय प्रदेश कौन सा है। तो भूमध्य सागरीय ये भूमध्य रेखा के 10 अक्षांश उत्तर में, 10 अक्षांश दक्षिण में, दोनों के जो एरिया है इसे हम भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो अब सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के मध्य की जो प्रदेश है उसे हम भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। देखो, अब इसके बारे में आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि ये दिख रही है हमें 0 डिग्री। ठीक है, तो इसके 10 यहाँ पर, सॉरी ये दिख, एक मिनट, ये 10 अक्षांश है, ये 10 अक्षांश है। तो इस प्रदेश में ये जो वन है इनको कहते हैं भूमध्य सागरीय वन। तो अमेजन का जो बेसिन है वो भी इसी प्रकार का है। कौन सा है, भूमध्य सागरीय वनों के प्रकार का है। ये अक्षांश है, क्या है, अक्षांश है। ठीक है, आगे देखो, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं। देखो, ये निकलती कहाँ से, ये निकलती है पेरू से। कहाँ से निकलती है, यहाँ से पेरू से निकलती है, और ये बहती हुई यहाँ से अमेजन नदी ये अंध महासागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, अंध महासागर में गिर जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि इसकी क्या लंबाई है, कितनी है। देखो, इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। अमेजन नदी की लंबाई है 6400 किलोमीटर, आपको नोट कर लेना है। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी वैसे पहले नंबर पर कौन सी है, नील नदी। कौन सी है, नील नदी, वो है 6650 किलोमीटर। कितनी है, 6650 किलोमीटर। ठीक है, और अमेजन कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो सबसे लंबी कौन सी हुई, नील नदी। लेकिन ये सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन। अब बड़ी कैसे हुई, तो बड़ी के बारे में बताता हूँ, बड़ी कैसे होती है। जो भी कोई नदी है, मेन नदी है, तो मेन नदी जा रही है ये, उसमें जो भी उसकी सहायक, उपसहायक या फिर उपसहायक की भी उपसहायक नदी उसमें जाके मिल जाती है। और जब वो जो पूरा एरिया है उसे उसका बेसिन कहते हैं। तो वो पूरे एरिया को मापा जाता है, उसे कहते हैं हम चौड़ी नदी या उसका बेसिन क्षेत्र बोलते हैं। तो इस एरिया में सबसे, इस हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई, अमेजन नदी। देखो, क्वेश्चन आता है बड़ी नदी एरिया में, तो बड़ी नदी है अमेजन। ठीक है, और लंबाई में ये लंबी है
नील नदी। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, आगे देखो। अमेजन नदी बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। बिल्कुल बता दिया है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? बिल्कुल बता देंगे। देखो नक्शे में आपको दिख भी रहा होगा कि भूमध्य रेखा किन किन से गुजरती है। यहाँ पर ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो यहाँ पर ये ब्राज़ील है, पूरा ब्राज़ील से गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है। तो ब्राज़ील से भी गुजर रही है, कंबोडिया से भी गुजर रही है, इक्वाडोर से भी गुजर रही है, ये पेरू से भी गुजर रही है। तो कितने देश हो गए भूमध्य? दक्षिण अमेरिका में कितने देशों से गुजरती है? 1 2 3 4। समझ में आ गया? तो ये देश है ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू। तो जो भूमध्य रेखा है वो दक्षिण अमेरिका में इन 4 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखो। देखो एक उससे पहले देख लेते हैं कि अमेजन नदी का नाम, अमेजन प्रदेश का नाम किस तरीके से पड़ा था, उसके बारे में देख लेते हैं। जब स्पेन में अन्वेषकों का मतलब होता है खोजकर्ता होते हैं, स्पेन के खोजकर्ता ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन आक्रमणकारियों ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमोजोन नामक महिला योद्धा की आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार इसका नाम अमेजन पड़ गया। जो स्पेन के लोग थे, खोजकर्ता थे, वहाँ पर इसका खोज किया तो उनके ऊपर आक्रमण हुआ। आक्रमण इस तरीके से किया गया जैसे कि कोई अमेजोन से एक योद्धा थे यूरोप में, तो उन महिलाओं ने आक्रमण किया था, उनकी तरह ही किया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम अमेजोन रख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सीधे सहायक नदियों के बारे में मैंने बताया था, दोबारा देख लेते हैं। ये कोई एक मेन नदी है, ये कोई एक मेन नदी है। ठीक है, ये नदी जा रही है, ये मेन। अब इसमें एक नदी और आके मिल गई तो इसे कहते हैं इसकी सहायक नदी। ठीक है, और ये सहायक हो गई। ठीक है, और इस नदी में भी एक नदी आके मिल गई है और फिर ये दोनों मिलकर इसमें मिल गई, तो इसे कहते हैं उपसहायक। क्या कहते हैं? उपसहायक। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये जो पूरा बेसिन होता है, ऐसे आके कोई भी नदियाँ मिल जाती है, इसे जो मेन नदी का बेसिन कहते हैं। जैसे ये नदी मेन अमेजन है, इसमें और ये कितनी नदियाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं अमेजन बेसिन। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉपिक में बिल्कुल टेंशन नहीं करना थोड़ा सा। अब अमेजन बेसिन की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। तो मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा के आसपास फैलने वाले क्षेत्र में यहाँ और पूरे वर्ष यहाँ गर्म नम जलवायु रहती है। गर्म नम का मतलब बिल्कुल गर्म, धूप भी ज़्यादा पड़ती है और नमी भी रहती है। नमी इसलिए रहती है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आती है, रोज़ बारिश आती है, कोई पता नहीं होता कब बारिश आ जाए। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। आर्द्र का मतलब होता है कि जलवायु में पानी की मात्रा कितनी है, उसे हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इन प्रदेशों में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। जैसे आर्द्रता का मतलब होता है कि जो वायुमंडल में है पानी की मात्रा होती है वो कितनी होती है, उसे हम आर्द्र कहते हैं। जैसे समुद्र किनारे हमारे भारत में भी देख लेते हैं, मुंबई है, गुजरात है, इस तरीके के प्रदेश हैं, तटीय प्रदेश हैं जो तट के नज़दीक हैं, उन प्रदेशों में भी इसी तरीके की होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, कुछ कुछ होती है। आप वहाँ पर जाकर भी महसूस कर सकते हो, या गए भी होंगे कुछ लोग, देखा होगा कि वहाँ पर गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल पसीना आने आ रहा, चिपचिपाहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है, उसे हम कहते हैं आर्द्रता। होती क्या है ये, जो भी समुद्र का हवा चल रही है, समुद्र अपने साथ में हवा अपने साथ में पानी लेकर आता है, हल्का पानी का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहा लोगे, पानी होता है साथ में, हवा में नमी होती है, तो उस नमी को ही हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अब देखो वर्षा वन के बारे में बात करते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वे इतने घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। देखो जी, यहाँ पर पेड़ होते हैं वो इस तरीके के पेड़ होते हैं, दिख रहे हैं, इस तरीके के। अब जब इतने घने होते हैं और इतने होते हैं कि सूरज का जो प्रकाश है वो सूरज का प्रकाश भी यहाँ तक ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता, ज़मीन तक। इनको सीढ़ीदार वन भी कहते हैं। ये इतने पत्ते इनके इतने घने होते हैं कि बिल्कुल अगर ऊपर से आकाश से देखोगे तो ज़मीन के अंदर क्या है वो भी तुम्हें नहीं दिख पाएगा। ठीक है,
यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में या आर्कटिक और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर पेड़ पैदा होते हैं। यहाँ पर वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में रहने की क्षमता हो, छाया में पनप सके, क्योंकि सूरज की धूप तो यहाँ पर इतने पेड़ इतने घने हो जाते हैं कि ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। यहाँ पर बहुत से तरीके के प्राणी हैं, बहुत से तरीके के जानवर है। कौन कौन से हैं? एक होता है टूकन, तो ये टूकन पक्षी है। अब इनमें देखो, टूकन पक्षी है, गुंजन पक्षी है, रंगीन पक्षित वाले पक्षी हैं, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। इनकी चोंच है वो ज़्यादातर पक्षियों की बड़ी होती है, क्योंकि इनको खाने के लिए आसानी होती है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, ये मतलब अलग होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर होते हैं, स्लॉथ होते हैं, और चींटी खाने वाले टैपीर भी होते हैं। तो टैपीर का ये है। अब तुम्हें स्लॉथ का चित्र दिखाना है मुझे, तो उसके बारे में अभी चित्र दिखाता हूँ, तुम समझोगे कि वो क्या होता है। जैसे ही चित्र दिखाऊंगा उसके बाद, ये जो चित्र दिख रहा है ये स्लॉथ नाम का एक बंदर की तरह होता है। 2 उंगलियां होती है इसकी, और इसे बहुत ज़्यादा आलसी होता है। ये 15 से 18 घंटे सोता है। ठीक है, एक और चित्र दिखाता हूँ ये कैसा होता है। ये भूमध्यसागरीय प्रदेशों में ही मिलता है। ठीक है, तो स्लॉथ के बारे में समझ में आ गया, बंदर के बारे में समझ में आ गया। अब चींटी खाने वाले टैपीर भी देख लो, ये चींटी खाने वाला टैपीर है। ठीक है, सांप सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती है। सांप के बहुत सी प्रजातियाँ, सरीसृप रेंगने वालों को सरीसृप कहते हैं, इन वनों में पाई जाती है। यहाँ पर मगरमच्छ है, सांप है, अजगर है तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े, बोआ भी एक तरीके का सांप ही है, हजारों कीड़े मकोड़े भी बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्ना मत्स्य, तो मांस खाने वाली एक मछली होती है जिसका नाम है पिरान्ना। मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार वन जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो पिरान्ना के बारे में बता देता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं चित्र भी बता दूँ पिरान्ना का होता क्या है। एक आध मूवी भी ऐसा आई हुई है, देख लेना, कि हॉलीवुड की मूवी है, हिंदी में डब है, पिरान्ना मछली है उसमें। और नहीं तो फिर मैं चित्र दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो। कि पिरान्ना मछली देखो, ये चित्र दिख रहा है आपको, ये पिरान्ना मछली है। ये मछली एक तरीके से मांस खाती है, और ये किसी भी जानवर को, हो सकता है अगर इंसान भी चला जाए तो इंसान को भी खा लेती है। ये 2 चित्र है, इस तरीके की मछली होती है। एक मूवी भी आई थी, उसमें इसका जिक्र किया हुआ था। अब वापस टॉपिक पे आते, तो आपने अभी देखा कि पिरान्ना मछली के बारे में भी देख लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वर्षावन के निवासी, तो वर्षावन के निवासी कैसे होते हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुक्ते टेपीकोया, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। अब ये बताओ टेपीकोया क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूँ। टेपीकोया होता है एक तरीके से कसावा होता है कि आलू की तरह ज़मीन में शकरकंदी की तरह होता है, उसको पीस कर बनाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, उसको बोलते हैं टेपीकोया। समझ में आ गया? चलो, इसका अगर तुम नहीं है तो मैं इसका पिक्चर्स दिखा देता हूँ तुम्हें टेपीकोया की, उसके बाद में ही चीज़ें बताऊँगा आगे। देखो, ये होता है एक तरीके से कसावा या शकरकंद की तरह या फिर आलू की तरह होता है ये। ठीक है, तो ये ज़मीन के अंदर होता है। इसको पीसने के बाद में हम इसका जैसे खीर बनाते हैं उस तरीके का पदार्थ बनाते हैं, उसको टेपीकोया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी तरीके से बनता है, दिख रहा होगा चित्र में, इस तरीके का बनता है। और दूसरा देख लो, मार्केट में भी बिकता है ये, आप ले सकते हो इसको। इसको बोलते हैं टेपीकोया। ये खीर की तरह बनता है। किसकी तरह बनता है? खीर की तरह। ठीक है, तो अब हमने ये तो देखा, अब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं हम। तो टेपीकोया के बारे में पता चल गया है। यहाँ पर यहाँ का मुख्य आहार है ये क्या क्या, अनानास है, अनानास है, शकरकंद है और टेपीकोया है, ये फसल उगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, अब देखो कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में एक खेती होती थी जिसको बोलते थे स्थानांतरित खेती। क्या बोलते थे? स्थानांतरित खेती। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, सेम ऐसी ही है ये,
इसमें होता क्या था कि कोई जंगल है, कोई क्षेत्र है, वहाँ पर हमने घास फूस है उसको काट लिया, पेड़ों को काट कर उसको जला दिया। जलाने के बाद में उसकी राख हुई, राख से वो ज़मीन उपजाऊ हुई, वहाँ पर हमने खेती की। खेती करने के बाद में 1-2 साल खेती की, उसके बाद में वो ज़मीन बेकार हो गई। अब हमने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम दूसरी जगह चले गए और वैसे ही हमने उसको जलाकर वहाँ कर दिया। फिर तीसरी जगह चले गए, फिर 2-3 साल बाद में वो ज़मीन में वापस पेड़ पौधे उग गए और वापस वो उपजाऊ हो गई, तो वापस हम आ गए। इसको हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि। सेम ऐसे की ऐसे ही होती है कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, जो कि अमेज़न बेसिन में की जाती है। ठीक है, आगे देखो। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मोनियाक, जिसे कसावा भी कहते हैं। अभी मैंने कुछ चित्र दिखाए थे आपको। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों, ये आलू के अंदर पैदा होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, वो ही सेम उसको ही हम मोनियाक कहते हैं। आ गया समझ में। चींटियों की रानी व अंडकोश भी खाते हैं। चींटियों की रानी मतलब छोटे छोटे चींटी होती है, उनको भी ये खाते हैं। अंडकोश का मतलब चींटियों के जो अंडे होते हैं उनको भी ये खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी जंगली फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। मधुमक्खी के जैसे आकार होते हैं वैसे घरों में रहते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे बड़े घरों में रहते हैं, जिनकी छत टीप ढाल वाली होती है। अब देखो, अब क्वेश्चन आएगा सीधा, मलोका किसे कहते हैं? तो ब्राज़ील में या फिर अमेज़न बेसिन में जो लोग रहते हैं, बड़े मकान या अपार्टमेंट होते हैं, या ये लगा लो अमीर लोग बोल सकते हैं, जो रहने वाले घर हैं उनके घरों को बोलते हैं मलोका। ठीक है, इनकी जो छत होती है वो तीव्र ढाल वाली होती है। क्यों होती है? जैसे ये घर है, ये घर है, तो इसकी जो छत है ये इस तरीके की ढाल की होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ऊपर छत पे पानी ना रुक पाए और पानी बह के जल्दी निकल जाए। ठीक है, आगे देखो। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों में पहुंचा जा सकता है। वहां पर एक हाईवे बन गया है जिसको बोलते हैं ट्रांस अमेज़न महामार्ग। उससे वहां पर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकाल कर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा। जो वहाँ लोग रहते थे उनको हटा दिया, दूसरी जगह बसाना पड़ा जहाँ वे अपनी पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने का व्यापक प्रभाव क्या है। देखो, यहाँ पर कुछ चित्र दिखा रखे हैं। चित्र में देख सकते हैं कि जो वर्षा वन है उनका ख़त्म होने से क्या उनका प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से नेगेटिविटी आ रही है, क्या चीज़ों का नुकसान हो रहा है। कि सबसे पहले हमने देखा कि इस तरीके के वन थे, तो यहाँ पर जैसे बारिश हुई, कोई देख कितनी मिट्टी, यहाँ पर कटाव नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अपने घर बना लिए, खेती की ज़मीन कर ली, या जंगलों को साफ कर लिया और कुछ करने लग गए, तो इस तरीके हो गए। और आज सिचुएशन ऐसी है कि इतनी सी जगह बची हुई है, लोगों ने घर बना लिए, मकान बना लिए, फ्लैट बना लिए और कुछ जानवरों के लिए कर दिए। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से जो सघन बंजर भूमि में बदल रहा है। तो ये पहले तो बिल्कुल बंजर भूमि नहीं थी, अब ये बिल्कुल क्या हो रहा है कि देखो ये बंजर भूमि में परिवर्तन हो गया, सारी बंजर भूमि पैदा हुई है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका बाकी का जो सेकंड पार्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। इसका आधा पार्ट है। ठीक है, तो आधा पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाइक कीजिएगा बिल्कुल, और अगर कोई कमी हो या कहीं तुम्हें लग रहा हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर पार्ट के बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताया जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।